हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चों, मैंने आपको जो है बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, और डीपली एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब बेटा बात करते हैं हम चैप्टर जो हमारा 7 है, इसकी बात करें चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है, इसको हम यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन करेंगे आपको। ओके, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट तक एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ओके, और साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट आप जो उनको इजिली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे इसीलिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा, चैप्टर का जो नाम हमारा है वो क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मींस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से अपनी जैसी प्रजातियों को उत्पन्न करते हैं या डेवलप करते हैं। आपने देखा होगा बेटा, अगर मैं किसी एक कैट की बात करूं, तो आपको पता है कैट के जो बच्चे जिनको हम किटन्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? किटन्स बोलते हैं इनको हम। ओके, तो क्या वो बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं कैट से? कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कैट के बच्चे चूहे जैसे दिख रहे हों या डॉग जैसे दिख रहे हों? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वही चीज हमें यहाँ पर पढ़ना है कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से, कैसे अपने आप को उत्पन्न करते हैं, यानी अपनी जैसे स्पीसीज को किस तरीके से डेवलप करते हैं। ओके, तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहले हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पढ़ते। देखो, ये कह रहा है कि अगर हम इस मैकेनिज्म को समझने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते क्यों हैं, इससे बेनिफिट क्या है। बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। आपको पता है रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपको पता है कौन कौन से लाइफ प्रोसेस आपके होते हैं। जैसे आपको पता है न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, अगर खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली बातें दिक्कत हो जाएगी। रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन को इनटेक नहीं करेंगे या CO2 गैस को रिमूव नहीं करेंगे तो भी दिक्कत हो सकती है। एक्सक्रीशन नहीं करेगी हमारी बॉडी तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ये जो लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी ये देखो हमारे पास नेसेसरी नहीं है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। दूसरी बात, इफ एन इंडिविजुअल organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process। अब एक बात समझो बेटा, दूसरी चीज ये बोला गया है कि भाई रिप्रोडक्शन इतना ज्यादा जरूरी तो है नहीं, पहली बात, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले नहीं करता। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लूज होती है, तो क्यों रिप्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ रही है फिर। ओके, आपको ये भी बता दिया भाई ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन जो है लाइफ प्रोसेस, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि सर्वाइव ही नहीं करेगा, मतलब मर जाएगा। ओके, और दूसरी बात ये बोला गया कि भाई इसमें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आपकी स्पेंड होती है, तो फिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। तो यहां से आपको बेटा समझ में आएगा, आप देख सकते हैं। देखिए, आपका जो भी आंसर हो उसका, तो आप देखेंगे जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पर मैंने समराइज भी किया हुआ है। देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। देखो, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अपने जैसी स्पीसीज को प्रोड्यूस करना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज से, उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये क्यों जरूरी है आप देख सकते हैं, इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल स्पीसीज ऑन द अर्थ। ओके, अगर सपोज कीजिए, अगर मैं कहूं कुछ ह्यूमन बींग्स की प्रजाति बची हुई है, तो धीरे धीरे अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो प्रजाति वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म होती जाएगी। ठीक है, अगर मैं डॉग्स की बात करूं, अगर सपोज कीजिए लिमिटेड डॉग्स अवेलेबल हमारे पास 1000 है, उसके बाद में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब वो अपनी जैसी स्पीसीज को डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा धीरे धीरे ये 1000 से 500 हो जाएंगे, 500 से बिल्कुल एक टाइम के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ओके, तो इनके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है। दूसरी बात, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि ताकि जीवन प्रक्रिया चलती रहे, खत्म ना हो, समाप्त ना हो। जनोनोच, वेरी गुड। अब आपने ये भी देखा होगा बेटा, जब स्पीसीज जो डेवलप होती हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ।
ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया है ना। जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसमें क्या होता है, जो भी नया इंडिविजुअल बनता है, जो भी नई स्पीसीज डेवलप होती है, ठीक है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा उनके पेरेंट्स होंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि वो डिफरेंट लगेंगे आपके, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट्स गुड। यहाँ तक की बात आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गई है। ओके, अब यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन अराइज होता है, आप देखेंगे। अब ये क्वेश्चन ये आता है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिजम्स जो है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपनी जैसी? बनाते हैं ऐसा? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन से सिमिलर। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक जैसे इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन कैसा है, सिमिलर है। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आप समझ रहे हैं बेटा बात को, अगर सपोज कीजिए ऑर्गेनिजम्स जो है एक जैसे दिखने चाहिए, तो उनका बॉडी डिजाइन सेम होना चाहिए। और बॉडी डिजाइन सेम होने का मतलब क्या हुआ, भी उनका जो ब्लूप्रिंट्स है, मतलब जो डिजाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी उनका क्या कहते हैं ना, मूल स्टार्टिंग के जो चीजें हैं, मतलब जैसे एक जैसे दिखने वाले, है ना। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे पास हाथ पैर आपको पता है किस तरीके से हैं, आईज कहाँ पर है, नोज कहाँ पर है ना। तो इसी तरीके से कुछ ब्लूप्रिंट्स जो है कॉपी होते हैं, जो आगे नेक्स्ट जनरेशन में आपके ट्रांसमिशन होते हैं। आपने बेटा ये भी पढ़ा था कि आपको याद होगा कि न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बताया था, देखा ना। क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, डीएनए होते हैं। और डीएनए क्या करता है, डीएनए बेसिकली इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ओके, डीएनए की अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल आपका होता है, ठीक है। ये क्या करता है, डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर इन प्रोटीन्स में कुछ भी वेरिएशंस आता है कॉपी के दौरान, तो इसका मतलब जो आपकी स्पीसीज होगी उसमें भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। नई जो मतलब ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, नया जो इंडिविजुअल डेवलप होगा, उसमें भी वेरिएशन आएगा ही आएगा, क्योंकि डीएनए कुछ नहीं है, डीएनए के अंदर क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और अगर प्रोटीन्स में भी कुछ एरर्स आते हैं या कुछ चेंजेस आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है नया जो सेल डेवलप होगा उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल डेवलप होगा उसमें भी वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा। आई थिंक आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है। ओके, आगे बढ़ते बढ़ते, A basic event in reproduction is the creation of DNA copy। आपको पता है बेसिक जो इवेंट होता है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज जो है हमारी रिप्रोडक्शन में, वो ये है कि डीएनए की कॉपी करना। ओके, अब डीएनए की कॉपी तो हो गई। सपोज कीजिए मैंने कहा एक मेरे पास सेल था, ये डिजाइन, मैंने सेल डिजाइन बना दिया, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके डीएनए की कॉपी तो हो गई, लेकिन ये डीएनए क्या है आपका यहाँ से सेपरेट हो जाएगा क्या, ये सेल से बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, क्यों नहीं निकलेगा भाई, ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ना डीएनए। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर चाहिए। और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, एक सेल्यूलर एपरेटस चाहिए। इसको क्या चाहिए, एक सेल्यूलर एपरेटस। मतलब पूरा एक सेल डिवाइड होता है, सिर्फ डीएनए डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अगर डीएनए की कॉपी हो रही है तो उसके साथ साथ पूरे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और न्यूक्लियस के साथ साथ उसका जो पूरा सेल एपरेटस होगा वो आपका क्या होगा, डिवाइड होता है। क्लियर? दैट्स गुड। DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original। ध्यान रखना बेटा, डीएनए जो कॉपी हो रहा है वो सिमिलर तो हो सकता है, लेकिन आइडेंटिकल यानी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएगा ही आएगा। ओके, और वेरिएशंस आने की वजह से क्या होता है, जो भी न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं उनमें भी क्या देखने को मिलता है, हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। डन। ओके, अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए कॉपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये बेसिकली बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। ट्रेड्स मींस होता है कैरेक्टर्स, कि आप किस तरीके से दिखेंगे, आपका आईज का कलर कैसा होगा, आपका फेस कट कैसा होगा, नोज हेयर कर्ली होंगे या फिर स्ट्रेट होंगे, वो सारे के सारे आपके जो पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसमिशन होते हैं उसमें हेल्प करता है डीएनए कॉपी। और वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपी। आपको पता है जब डीएनए कॉपी होता है तो आप उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स में कुछ वेरिएशंस आता है। जब प्रोटीन्स में वेरिएशन आएगा तो ऑब्वियसली बात है डीएनए में भी वेरिएशन आएगा, और जो नया इंडिविजुअल डेवलप होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होता, सिमिलर होता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को जरूर मिलते हैं। दैट्स गुड, इट्स क्लियर टू ऑल। बात समझ में आ गया यहाँ तक? दैट्स गुड। ओके, तो आगे करते हैं बेटा, कंटिन्यू देखिए आगे क्या है। अब आती बात वेरिएशन बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है।
इंपॉर्टेंट क्यों है, वेरिएशंस जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है। देखो आपको ये पता है बेटा, पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निशेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। आपको पता है कि एक पार्टिकुलर ना एक लोकेशन होती है, एक प्लेस होता है जिसको वो ऑक्यूपाई करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस के अकॉर्डिंग। ओके, अगर ऑर्गेनिज्म में कुछ वेरिएशंस नहीं आता है ना, तो वेरिएशंस नहीं आएगा तो वो एक पार्टिकुलर एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन को नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर्स वगैरह में चेंजेस आते हैं, कुछ भी एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस आते हैं, तो अगर वो सर्वाइव कर पा रहे हैं तो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसका मतलब उनके अंदर वेरिएशन आ गया। अब वेरिएशन आ गया तो इसका मतलब वो जो है आगे फ्यूचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, अगर सपोज कीजिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है वाटर का, वहां पर कुछ बैक्टीरिया की पॉपुलेशन रहती है, लेकिन क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होंगे, कुछ जो है ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई बट फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। ठीक है, तो होगा क्या, मोस्टली जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, डेड हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन उसमें से जो कुछ आपके बैक्टीरिया होंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे, जो क्या होंगे, हीट रेजिस्टेंस, मतलब जी हीट से उनको कुछ इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए बेटा वेरिएशन जो है यूजफुल है, बेनिफिशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। ओके, और इन्हीं वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, मतलब एक नई स्पीसीज का जन्म होता है, नई स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है। क्लियर, तो यहां तक की कहानी आप सभी को क्लियर है, दैट्स गुड। अब बात करते हैं बेटा, हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहां पर हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके, और सेक्सुअल में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। डन नोट, ठीक, इसमें कोई गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसमें सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब यहाँ पर बेटा कुछ एक्टिविटीज के थ्रू भी इन्होंने बता रखा है। एक्टिविटी 7.1 में बोला गया है, आपने क्या करना है, डिसॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। आपने क्या करना है बेटा, 100 ml वाटर लेना है, उसमें आपने 10 ग्राम ऑफ शुगर को ऐड कर देना है। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर, ये हमारे पास स्पून है, इसके थ्रू हमने शुगर ऐड कर दिया, यहाँ पर ये बन गया शुगर सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया आपका, शुगर सॉल्यूशन बन गया यहाँ पर, दैट्स इट। अब इस शुगर सॉल्यूशन में हमने क्या करा, क्या करा, इसका टेक 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसका 20 ml हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और उसमें हमने कुछ अमाउंट में यीस्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी, इसमें हमने क्या करा, इसका कुछ सैंपल लिया और उसको यहाँ से कॉटन से कवर कर दिया। ठीक है, आफ्टर 1 to hours put a small drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover with this cover slip. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। आप क्या करेंगे बेटा, आपने क्या करना है, इसमें से 1-2 घंटे के बाद सैंपल को निकालना है और सैंपल को आपने एक स्लाइड यानी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनानी है, उसमें आपने उसको ऑब्जर्व करना है। तो आप वहां देखेंगे कि आपको जो है वहां पर जो यीस्ट होगा, सपोज कीजिए हमारे पास यीस्ट का ऑर्गेनिज्म इस तरीके से है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक तरीके से देखा जाए उसमें बडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, बडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और एक टाइम के बाद ये बिल्कुल यहाँ से आपका ये ऐसे करके अलग से होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जिसके बारे में आपको मैं फर्दर जो एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। सेकंड जो एक्टिविटी हमारी है 7.2, इसमें बोला क्या गया है, आपने क्या करना है, वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। आपने एक ब्रेड को गीला करके रखना है, कहां पर, एक ठंडी जगह पर, मॉइस्ट मतलब नमी वाले एरिया में और डार्क प्लेस पे। उसके बाद आपने क्या करना, उसको स्लाइस को आपने ऑब्जर्व करना है मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके, और आपने जो है 1 हफ्ते के हिसाब से उसमें आपने उसकी ऑब्जर्वेशंस करनी है। तो आप देखेंगे वहां पर ना आपका क्या होगा, राइजोप्लस नाम का जो एक आपका क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म होता है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे, मतलब आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन की बात चल रही है। ओके, तो कंटिन्यू करें इसको, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बेटा, अब हमारे पास बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं। पहला आपको मेंशन यहाँ पर फिजन। फिजन का मतलब होता है सेल का डिवीजन होना, यानी कि एक सेल टूट करके या तो 2 सेल्स बनाएगा, 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, या फिर बहुत सारे सेल्स बनाएगा। ठीक है, मल्टीपल सेल्स बनाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बोले हैं यूनिसेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जिसमें आपको पता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इनकी जब सेल डिवीजन होती है, फिजन होता है,
तो ऑब्वियसली बात है नए इंडिविजुअल्स डेवलप होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि जैसे कुछ बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटोजो हो गए, ये क्या करते हैं, एक सेल दो सेल्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन बी टेक प्लेस इन एनी प्लेन। कोई भी बेटा इसमें प्लेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी प्लेन में आपका ये डेवलप हो सकते हैं। ओके, डन और नॉट क्लियर। जैसे यहाँ पर मेंशन है ना बेटा, देखो ये अमीबा हमें मेंशन है, तो अमीबा क्या करेगा आपका, इसमें यहाँ पर जो लिक्विड मेटल प्रेजेंट है हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो क्या करेगा, पहले ये ना एक तरीके से इसका एक्सटेंशन हो गया, देखो तो बीच में से जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद ये जो दोनों सेल्स यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पर दो डॉटर सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, डॉटर सेल्स। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ पर मेंशन कर रखा है 7.3 एक्टिविटी में, ये कह रहा है आपने परमानेंट स्लाइड में आपने ऑब्जर्व करना है अमीबा को। तो आप देखेंगे बेटा अमीबा में क्या देखिएगा आपको, एक अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका है, बीच में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे बाइनरी फिजन करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम देखने को मिलेगा वहां पर आपका। देन तो समझ में आ गया आई थिंक आपको। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक जो हमारे पास मदर सेल है, इसको हम मदर सेल अगर बोले, ये अगर मदर सेल है तो मदर सेल डिवाइड होकर के, ब्रेक डाउन होकर के दो अपने जैसे डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन कहते हैं। ओके, और ये किसी भी ऐसा कोई बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता भी होगा अमीबा की कोई रेगुलर शेप नहीं होती, इररेगुलर शेप होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी कुछ शेप्स होती हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, लेशमैनिया हो गया। यहाँ पर देखो बेटा ये डिमेंशन क्या है, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म show some much more organization of their bodies such as seen in the leishmania which is caused by the kala-azar which have the whip-like structure at one end of the cell। मतलब इसका चाबुक की तरह स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, देख लीजिए आप। ओके, तो ये आपका होता है लेशमैनिया, ये भी इस तरीके से बाइनरी फिजन का होता है, बीच में देखो ब्रेकडाउन हो गया, जहाँ से दो डॉटर सेल्स डेवलप हो जाते हैं। इट्स क्लियर, डन, दैट्स गुड। लेकिन जब मल्टीपल सेल्स की बात करें, सॉरी मल्टीपल सेल्स नहीं, मल्टीपल फिजन्स की बात करें, तो मल्टीपल फिजन्स में क्या होता है कि डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ बहुत सारे डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है, जैसा कि मलेरिया वाले पैरासाइट में होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। पहले एक सेल होता है, एक से बड़ा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे सेल्स आपके डेवलप हो जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन्स कहते हैं। परफेक्शन इज देयर, इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड। आगे कंटिन्यू करें। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पर ना एक्टिविटीज बहुत ज्यादा दे रही है, आप इनको समझ लेंगे। क्लियर बेटा, यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब बात करते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। और एक्टिविटीज देखिए बेटा यहाँ पर आपको बहुत सारी मेंशन की हुई है, आप समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ये कह रहा है आपने क्या करना है, लैक या पौंड का आपने क्या करना है, वाटर कलेक्ट करना है दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर, जो डार्क ग्रीन कलर का होगा। ओके, और उसमें कुछ फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर, मतलब कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ओके, उसमें आपने क्या करना है, एक या दो ड्रॉप जो फिलामेंट की आपने क्या डालनी है, स्लाइड्स पे डालनी है, और उसमें आपने ग्लिसरीन डाल देना है। ग्लिसरीन डालने के उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे और माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे, तो माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे जो स्पायरोगायरा जो आपका होगा ना, स्पायरोगायरा एक एग्जांपल आपका है, वो क्या करते हैं बेटा, सिंपली ब्रेक डाउन होता है। सपोज कीजिए अगर हमारा फ्रेगमेंटेशन की बात करें, ये हमारे पास कोई स्पायरोगायरा की शेप है, ठीक है, इसका डिजाइन आपका है, तो क्या करें, जैसे ही मैच्यूरेशन पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा अलग डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, और इसका जो इंडिविजुअल पार्ट होगा वो क्या करेगा, एक तरीके से अपने आप ही मैच्यूरेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगा, डेवलप हो जाएगा इस तरीके से। ओके, देखो यहाँ पर मेंशन है ना, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन simple reproductive methods can still work. Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individual. देखो होता है क्या, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा एक तरीके से एल्गी होती है जो भी प्रेजेंट होती है हमारे किसके अंदर, आपके पॉन्ड्स में, लैक्स में। इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या करता है, फ्रेगमेंट यानी कि मैच्यूरेशन होने के बाद ये सिंपल स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद हर एक इंडिविजुअल जो पीस होता है वो डेवलप हो जाता है किसमें, न्यू इंडिविजुअल में। ओके, ये सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी की अगर बात करें तो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस आपके हैं। ओके, तो स्पायरोगायरा भी मल्टीसेलुलर है, बट इसमें क्या होता है, सेम टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट सेल्स नहीं होते।
ओके तो ये कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इट्स क्लियर टू ऑल, दैट्स गुड, डन है, वेरी नाइस। आगे करें कंटिन्यू, वेरी गुड। अब आते हैं रीजनरेशन, नाम से समझ में आ रहा है, रीजनरेट करना, दोबारा से जनरेशन करना, उनको दोबारा से उत्पन्न करना, एक तरीके से हो गया ना। ओके देखिए, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals। ये कह रहा है कि अगर हम किसी इंडिविजुअल, वहां पर क्या हो रहा है बेटा, अपने आप ही हो रहा है, फ्रेगमेंट हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है मैच्यूरेशन पॉइंट पर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल पीसेस में कट कर रहे हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म्स को डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसका क्या होगा, हर एक पार्ट जो है एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इसको अगर हम कट करें, कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये कह रहे हैं कि अगर मैं ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट पीसेस में, मल्टीपल पीसेस में अगर ब्रेक डाउन करता हूँ, कट करता हूँ, तो उसका हर एक इंडिविजुअल जो पीस होगा, इट विल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, रीजनरेट इनटू न्यू इंडिविजुअल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। बात समझ में आ गई? क्लियर है, वेरी नाइस। ओके, इसीलिए बेटा आपको बोला जाता है ना, ये तो हो गया, चलो इनकी बात हमें समझ ली, लेकिन ये जो रीजनरेशन वाला है, ये कॉम्प्लेक्स बॉडी में एप्लीकेबल नहीं है, हमारी बॉडी में एप्लीकेबल नहीं है। अगर सपोज कीजिए मेरी फिंगर अगर कट हो जाती है, तो क्या मेरी फिंगर जो है रीजनरेट कर सकती? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का डिफरेंट फंक्शनिंग होती है, इस वजह से हमारी जो है वो पार्ट ग्रो नहीं करता है, रीजनरेट नहीं करेगा। डन। जैसे कि बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये प्लेन एरिया है, एक आपका ऑर्गेनिज्म उसके बारे में बता रखा है। ये देखो, उसको मैं 3 डिफरेंट पार्ट्स में काट रहे हैं, और हर एक पार्ट जो आपका देखो इंडिविजुअली ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो चुका है। क्लियर? ऐसा हाइड्रा के केस में भी होता है, उसको कट करेंगे वो भी ऐसे करेगा। अब हाइड्रा ना बेटा एक तरीके से और अपना रिप्रोड्यूस करता है, उसे बडिंग कहते हैं। ठीक है, लिखा देखो, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा use regenerative cells for the reproduction in the process of budding. In hydra, bud develops as an outgrowth ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट द वन स्पेसिफिक साइट। देखो होता है क्या, जैसे हमारे पास हाइड्रा है, इसका ये जो पोर्शन बेटा, यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन होने की वजह से, सेल डिवीजन होने की वजह से, रिपीटेड सेल डिवीजन होने की वजह से एक बर्ड डेवलप होता है, और ये बर्ड धीरे 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 ग्रो हो जाता है आपका एक ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद ये मैच्योर होने के बाद यहाँ से डिटैच हो जाएगा, डिटैच होने के बाद यहाँ से आपको 2 हाइड्रा देखने को मिल जाएगा। ऊपर वाले पार्ट्स को हम टेंटिकल्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर? दिस प्रोसेस नोन एज बडिंग, इसको हम बडिंग कहते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। वो क्या है बेटा, देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम यूज करते हैं, चाहे वो रूट्स हैं, चाहे वो स्टेम्स हैं, चाहे वो लीव्स हैं, ताकि हम एक न्यू प्लांट डेवलप कर सकें एक पार्टिकुलर कंडीशन में। ओके, तो डिफरेंट पार्ट्स जो है, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, ओके, ये आपके होते हैं वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। और इन वेजिटेटिव पार्ट की वजह से जो हमारा न्यू प्लांट ग्रो होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसमें भी बेटा क्या होता है, अलग अलग मेथड्स आपके यूज किए जाते हैं, जैसे लेयरिंग हो गया आपका, ठीक है, ग्राफ्टिंग हो गया, ताकि आप जो है बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकें, जैसे शुगर कैन, रोजेस, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ठीक है, आपको पता है ना, क्योंकि देखो ग्राफ्टिंग की अगर हम बात करें या लेयरिंग की बात, लेयरिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी अगर हमारे पास प्लांट इस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसकी ब्रांच को हम क्या करते हैं, जैसे सॉइल के अंदर डिप कर देते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर डिप करने के बाद क्या होता है, उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या करता है, ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम बीच से कट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें 2 प्लांट्स मिल जाएंगे। ओके, लेयरिंग के बाद ग्राफ्टिंग की बात करें, ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, तो उसके ऊपर वाले पार्ट को कट करके दूसरे वाले जो नीचे वाले पार्ट होता है दूसरे प्लांट्स के, उसमें जाकर वो लगा दिया जाता है। ठीक है, उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। एक कटिंग तो बेटा आपको पता है ना, जैसे रोज वोज ये सब जो कट करके लगाए जाते हैं। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स। अगर हम बात करें बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस की बात करें, तो आप देखेंगे कि इस मेथड से क्या होता है कि फ्लावर और फ्रूट्स जो है जल्दी आ जाते हैं फ्रॉम द सीड्स। ठीक है, देखो, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स।
ओके, दूसरी बात ये इसमें क्या होता है कि जो सीडलेस प्लांट्स आपके होते हैं उनको प्रोड्यूस करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। जैसे देखो, मेक्स पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। और एक और जो एडवांटेज होता है इसमें, जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो एग्जाम में बेटा यहां से पूछ लिया जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, दूसरी बात इसके एडवांटेजेस क्या है, और तीसरा पूछते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डिसएडवांटेज सिर्फ ये है कि अगर किसी भी प्लांट में कोई भी जेनेटिकली डिसऑर्डर है, जेनेटिकली अगर कोई बीमारी है, तो इसका मतलब दैट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्लांट में भी ट्रांसफर हो ही जाएगा। क्लियर नोट? तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब समझ में आ गया, मतलब प्लांट्स की ग्रो करना, न्यू प्लांट्स को डेवलप करना बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, जैसे रूट्स, आपके स्टेम्स, लीव्स। ओके, तो इसका हम कहते हैं। और इसका ये एक तरीके से बेटा ये इसके एडवांटेजेस क्या है, हम इसमें सीडलेस प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जिनमें बीज नहीं होता है। ओके, और दूसरी बात इसमें जो फ्रूट्स और जो फ्लावर होते हैं वो जल्दी आते हैं। तीसरी बात, इसमें जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें भाई ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट। ओके, अब देखिए बेटा जहां पर जो एक्टिविटी है 7.5, ये बोल रहा है कि आपने एक पोटैटो लेना है, उसको आपने ऑब्जर्व करना है उसके सरफेस को। कैन नोचिस बी सीन, मतलब सिंपल सा अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं आपको बता दूं कि आपने बेटा पोटैटो देखा है, पोटैटो में आप देखो कुछ पोर्शन में ना ऐसे बर्ड से निकल जाते हैं। बर्ड मीन्स होता है आईज टाइप, किसे कहते हैं आई, है ना। और वो उसको अगर हम कट करके लगा दें तो वही जो है आपका एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो कर जाएगा। क्लियर नोट? और जिस पार्ट में नहीं होगा ये वो ग्रो ही नहीं करेगा, मतलब न्यू प्लांट्स में। तो ये चीज आपने याद रखी। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं बायरोफाइलम का। बायरोफाइलम एक ऐसा प्लांट होता है जिसके लीफ में ही न्यू लीफ डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? दैट्स गुड। ओके, सेम बेटा यहाँ पर 7.6 एक्टिविटी में बोला गया आपने एक मनी प्लांट लेना है। मनी प्लांट को आपको पता है कि बेटा उसके पत्ते को अगर हम कट करके लगाएंगे तो वहां पर नया मनी प्लांट आपका डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी लीव्स नहीं है, आप सिर्फ टहनी लगा रहे हैं, स्टंप लगा रहे हैं, तो वो डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, तो नया प्लांट वहां पर फ्रेश लीव्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। परफेक्ट, वेरी नाइस। कुछ क्वेरी है तो बेटा बताइए। अच्छा, एक ना यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है मोर टू नो टिश्यू कल्चर के बारे में। इसमें क्या होता है, इन टिश्यू कल्चर new plants are grown by removing the tissue or separating cells from the growing tips of a plant। यानी कोई भी जो प्लांट हमारा ग्रो कर रहा है उसकी टिप्स यानी कि जो ग्रोइंग पार्ट हमारा है वहां से हम क्या करेंगे, कुछ टिश्यू को ले लेंगे, सेपरेट सेल्स को ले लेंगे वहां से, और उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में हम रख देंगे जहां पर क्या होगा, सेल जो है डिवाइड करेंगे रैपिडली। ओके, और क्या बनाएंगे, कैलस बनाएंगे। ओके, उस कैलस को फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसको, दूसरे मीडियम में, जिसमें क्या हो, हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। द plantlets are then placed in the soil so that they can grow into mature plants। ओके, फिर उसको क्या करते हैं हम, ग्रो करने के बाद उसको हम सॉइल में डाल देते हैं ताकि वो नए प्लांट्स में ग्रो हो सके, मैच्योर बन सके। ओके, ज्यादातर इसको हम यूज करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, जो आपको तो डेकोरेशन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, जो प्लांट्स उनको ग्रो करने के लिए हम यूज करते हैं इस टेक्निक को। डन। ओके, अब बेटा जो लास्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है स्पोर फॉर्मेशन। याद है आपको, अभी आपने एक एक्टिविटी दिखी थी 7.2 जिसमें हमने बात करी थी कि ब्रेड मोल्ड के बारे में बात करी थी जिसका नाम था राइजोपस। ओके, तो यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, इसमें द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड, जो कि हमने एक्टिविटी 7.2 में देखा था, अबव आर द हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड राइजोपस। ये जो है बेटा इसको हाइफे बोला जाता है, क्या बोलते हैं, हाइफे। ओके, और ये जो हमारे पास है जो वर्ल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना, ये देखो आपको एक दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते। रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ कौन सा होता है, ये वाला होता है, ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, द टिनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया, इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया कहते हैं बेटा, स्पोरेंजिया कहते हैं, जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं या स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, डेवलप होते हैं न्यू राइजोवियस इंडिविजुअल्स में। ओके, द स्पोर्स are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow। जैसे बेटा इनको जब तक moist contact, moist surface नहीं मिलेगा या वार्म टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ये अपने आप को ग्रो नहीं करेंगे। इसीलिए बेटा स्पोर्स जो हैं आपके, जैसे उनको नमी मिलेगी या वार्म टेम्परेचर मिलेगा, दे विल ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल।
तो आई होप बेटा यहाँ तक की जो कहानी आपको समझ में आ गई होगी, इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो बाकी जो है हमारे पास टॉपिक वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर में, अगर कोई टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।